हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जी के भाई मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान की ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की जहाँ तक बात करते हैं, चैप्टर है आपका राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है, देखो जनरली हम जानते हैं राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जनरली पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व कराने से पहले मैं इस भौतिक विभाजन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हम जानते हैं जलवायु और धरातल की विविधता के आधार पर, जलवायु और धरातल की विविधता के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भौतिक प्रदेश में नक्शे पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। देखो दोस्तों, ये सेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये सारा रेतीला मैदान है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा जो सेक्शन है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये वाला जो भूभाग है इसको हम बोलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा सेक्शन है पूर्वी मैदानी भूभाग। ये वाला जो सेक्शन है, क्योंकि पूर्वी दिशा में स्थित है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं पूर्वी मैदानी भूभाग। और चौथा सेक्शन है दक्षिणी पूर्वी। ये दक्षिण है और ये क्या है, ये पूर्व है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी, क्योंकि हम जानते हैं कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है, तो इसको बोल देते हैं हाड़ौती। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। इस प्रकार से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में पूछा गया। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, पहला सेक्शन है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। सामने लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड। देखो, हम जानते हैं राजस्थान का पहला सेक्शन उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और तीसरा सेक्शन पूर्वी मैदानी भूभाग। ये भी मैदान है, रेतीला है, और ये पूर्वी मैदानी भूभाग है, ये भी मैदान है। ये दोनों भूभाग, पहला सेक्शन और तीसरा सेक्शन जो है, ये टेथिस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। जबकि दूसरा सेक्शन अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथा सेक्शन दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, ये दोनों सेक्शन जो है ये गोंडवाना भूखंड के अवशेष माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ये संगत है, ना कि असंगत। दूसरा हम देखते हैं पश्चिमी बालू का मैदान। पश्चिमी बालू का मतलब उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, और अभी हमने देखा है कि किसका अवशेष है, टेथिस महासागर का अवशेष है। इट मीन्स ये भी ठीक है। तीसरा हम देखते हैं अरावली। अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। हम जानते हैं अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में शामिल है, तो ये बात भी ठीक है। चौथा हम देखते हैं उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तरी पूर्वी मैदानी जो भूभाग है, अभी मैंने बताया कि पहला सेक्शन उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और तीसरा सेक्शन पूर्वी मैदानी भूभाग किसके अवशेष है, टेथिस महासागर का अवशेष है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग। बेसिकली इस मैदानी क्षेत्र में बाणगंगा, बनास, चंबल और माही, इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ से इस मैदानी भूभाग का निर्माण हुआ है। ये मैदानी क्षेत्र राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व इसमें पाया जाता है। तो सिंधु नदी द्वारा निर्मित ना होकर बाणगंगा, बनास, चंबल और माही नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से मोस्टली इसका निर्माण हुआ है, इसलिए असंगत युग्म होगा डी, मतलब डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में। वापस मैं बात करता हूं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। पटवार एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन में बात करता हूं, सबसे पहला ऑप्शन में बात करता हूं, राज्य के 61.11% भूभाग पर रेतीला मैदान है। अभी मैं बात कर रहा था 4 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान, दूसरा सेक्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा सेक्शन है पूर्वी मैदानी भूभाग और चौथा सेक्शन है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कह रहा है कि पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार हम जानते हैं राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 61.11% भूभाग पर उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान फैला हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं राज्य के 9.60% भूभाग पर
अरावली पर्वत का विस्तार है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार 9.60 पर ना होकर 9.30% भूभाग पर है। इसका मतलब ये जो है दूसरा जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। 9.60 के स्थान पर कितना आएगा? 9.30। तीसरा ऑप्शन है राज्य के 23.03% भूभाग पर पूर्वी मैदानी भूभाग का विस्तार है। देखो पूर्वी मैदानी भूभाग, ये तीसरा जो सेक्शन है पूर्वी मैदानी भूभाग, ये 23.30 ना होकर 23.03 ना होकर 23.30 है। यहां बहुत ही देखो दोस्तों देखने वाली बात है, 23.30 ना होकर 23.03 ना होकर 23.30 है। इसका मतलब ये भी गलत है। चौथा है राज्य के 6.37% भूभाग पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। 6.37 ना होकर 6.29% भूभाग पर दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार का विस्तार है 6.29%। और हम कह सकते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन होगा, राज्य के 61.11% भूभाग पर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, राजस्थान के कौन से जिले हंच बेल्ट के अंतर्गत आते हैं? देखो एक शब्द लिखा हुआ है, राजस्थान के कौन से जिले हंच बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये अपना आप में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाली स्थिति आ जाती है। देखो हम जानते हैं भरतपुर और अलवर जो है मोस्टली मेवात क्षेत्र में हम देखते हैं, कोटा और बूंदी जो है इसको हम हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है इसको हम बागड़ क्षेत्र बोलते हैं, नागौर और अजमेर को हम बोलते हैं हंच बेल्ट या एक शब्द हम काम में लेते हैं कुबड़ पट्टी। दोस्तों नागौर और अजमेर को हम हंच बैक बेल्ट या कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? हम जानते हैं ये एक जिला है अजमेर, ये हम बात कर रहे हैं, एक जिला है अजमेर और ये एक जिला है नागौर। देखो अजमेर से नागौर के मध्य के भूभाग के ये जो क्षेत्र है, इस भूभाग के पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा होने के कारण यहाँ लोगों में एक रोग हो जाता है फ्लोरोसिस। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, दांत पीले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों की वृद्धावस्था में कमर क्या हो जाती है? झुक जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को हम हंच बैक बेल्ट या कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी क्रम में मैं आपसे आगे बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित कुल मरुस्थलीय खंडों में से राजस्थान में स्थित है। वापस ध्यान दीजिएगा, भारत में स्थित कुल मरुस्थलीय खंड डेजर्ट ब्लॉक्स में से कितने मरुस्थलीय खंड राजस्थान में स्थित है? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, संपूर्ण भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र को डेवलप करने के लिए एक संस्थान कार्यरत है। संस्थान का नाम है काजरी। काजरी का तात्पर्य है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एवं अनुसंधान संस्थान। काजरी की स्थापना 1959 में फाइनली हुई। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसका पुनर्गठन किया, तब जाकर काजरी अस्तित्व में आया 1959 में। ये जो काजरी नामक संस्था है ये संपूर्ण विश्व भर संपूर्ण भारत में जितना भी मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र को डेवलप करने का कार्य कर रही है। इसने भारत के संपूर्ण मरुस्थल को लगभग 142 डेजर्ट ब्लॉक में डिवाइड किया है। इस 142 डेजर्ट ब्लॉक में से लगभग 85 ब्लॉक्स जो हैं वो कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेतीले मैदान के इस मरुस्थलीय क्षेत्र को इस प्रकार से ब्लॉक्स में डिवाइड करके इसको डेवलपमेंट करने का कार्य कौन कर रही है? काजरी कर रही है। काजरी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 85। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म को छांटिए। क्वेश्चन वापस पढ़ता हूं, निम्न में से गलत युग्म को छांटिए। सबसे पहला जो है बेसिकली ये क्वेश्चन जो है पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण की पद्धतियों को लेकर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला शब्द है नाड़ी। देखो नाड़ी जो है पश्चिम राजस्थान में रेतीले क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे तालाब या तलैया जो है वो नाड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो पश्चिम राजस्थान में स्थित छोटे तालाब क्या कहलाते हैं? नाड़ी कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये तो ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं टोबा। पश्चिम राजस्थान में पाए जाने वाले बड़े तालाब या हम कहें कि नाड़ी का बड़ा रूप क्या कहलाता है?
टोबा कहलाता है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं टाका। देखो पश्चिम राजस्थान में चूंकि हम जानते हैं 33 महासागर का अवशेष है, इसलिए पानी खारा है मोस्टली, इसलिए पीने के लिए वहां के लोग वर्षा काल के दौरान वर्षा जल को एकत्रित करते हैं। जिस कुंड में, जिस पक्के जल स्रोत में उस पानी को एकत्रित किया जाता है वो पक्का जल स्रोत क्या कहलाता है, टाका कहलाता है। और जो पानी एकत्रित किया जाता है वो पानी पालर पानी कहलाता है। और जिस क्षेत्र से, जिस छत से या आंगन से वो पानी एकत्रित किया जाता है उसे आगोर या पायतन कहा जाता है। इसका मतलब ये भी ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाया। दोस्तों हम जानते हैं पश्चिम राजस्थान में रेत की बड़ी बड़ी टीले हैं, बालू के स्तूप हैं, और उन बालू के स्तूपों के मध्य वर्षा काल के दौरान झीलें बन जाती हैं। अगर झीलें स्थायी हों तो प्लाया कहलाती हैं, और झीलें अस्थायी हों, वर्षा काल के बाद समाप्त हो जाती हों, तो वो कहलाती हैं टाट या रन। ऐसे कह सकते हैं पश्चिम राजस्थान में बालू के स्तूपों के मध्य वर्षा काल के दौरान बनने वाली स्थायी झीलें कहलाती हैं प्लाया, और अस्थायी झीलें कहलाती हैं टाट या रन। यहां देखो बालू के स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी झीलें प्लाया ना कहलाकर क्या कहलाती हैं, टाट या रन कहलाती हैं। जबकि पश्चिम राजस्थान में बालू के स्तूपों के मध्य बनने वाली स्थायी झीलें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, प्लाया कहलाती हैं। इसलिए असंगत युग्म की बात करेंगे तो आंसर आएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में पूछा गया कि भाई पश्चिम राजस्थान में जो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में से निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप नहीं पाया जाता। सबसे पहला ऑप्शन है पैराबोलिक मतलब परवलयाकार। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के या पश्चिम राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर कौन से बालू के स्तूपों का विस्तार है, तो भी आंसर क्या आएगा, पैराबोलिक आएगा। दूसरा हम बात करते हैं ताराकार स्टेयर्ड आकृति के, तारा जैसी आकृति के जो बालू के स्तूप हैं वो ताराकार बालू के स्तूप हैं। ये तीसरा जो प्रकार है वो है बरखान जो है हम जानते हैं पश्चिम राजस्थान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप होते हैं बरखान, और ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो देखो राजस्थान में पैराबोलिक भी पाया जाता है, ताराकार भी पाया जाता है, बरखान भी पाया जाता है। चौथा जो प्रकार है वो है घोराउड़ प्रकार का बालू के स्तूप का राजस्थान से, या इस प्रकार घोराउड़ जो बालू के स्तूप है इसका राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। तो आंसर इसका आएगा घोराउड़, क्योंकि राजस्थान में पैराबोलिक भी पाए जाते हैं, ताराकार भी पाए जाते हैं, बरखान भी पाए जाते हैं, बट क्या नहीं पाए जाते, घोराउड़ नहीं पाए जाते। तो आंसर होगा डी। अगला मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, ताराकार बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जूनियर इंस्पेक्टर एग्जाम 2019 में पूछा गया। वापस मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ताराकार बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, 2019 जूनियर इंस्पेक्टर एग्जाम 2019 में पूछा गया। देखो सबसे पहले ओसिया पड़ता है जोधपुर में। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं लूणकरणसर पड़ता है बीकानेर में। तीसरा हम बात करते हैं पोखरण पड़ता है जैसलमेर में। और चौथा हम बात करते हैं सूरतगढ़ पड़ता है श्रीगंगानगर में। दोस्तों ये ताराकार जो बालू के स्तूप है राजस्थान में मैं बात करूं तो अगर जैसलमेर की बात करेगा तो जैसलमेर में एक जगह पड़ती है मोहनगढ़। जैसलमेर में मोहनगढ़ में ताराकार बालू के स्तूप मिलते हैं। अगर जोधपुर की बात करेगा तो जोधपुर में एक जगह पड़ती है फलोदी, वहां मोस्टली ताराकार बालू के स्तूप मिलते हैं। और श्रीगंगानगर में हम बात करेंगे तो यहां से आंसर आएगा सूरतगढ़ में ताराकार बालू के स्तूप मिलते हैं। यहाँ मोहनगढ़ और फलोदी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है, सूरतगढ़ है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी सूरतगढ़। दोस्तों इसी क्रम में मैं अगले क्वेश्चन की आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से राजस्थान की चोटियों का कौन सा युग्म सही अवरोही क्रम को दर्शाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटगढ़, पहला ऑप्शन है। उसके बाद खो, उसके बाद बिलाली, उसके बाद रोजा भाकर। देखो टाटगढ़ की जो ऊंचाई है वो 933 मीटर है। टाटगढ़ की जो ऊंचाई है वो 933 मीटर है। खो की जो ऊंचाई है वो 920 मीटर है। बिलाली की जो ऊंचाई है वो 775 मीटर है। और रोजा भाकर की जो ऊंचाई है वो 730 मीटर है। टाटगढ़ अजमेर में पड़ती है, खो जयपुर में पड़ती है, बिलाली अलवर में पड़ती है और रोजा भाकर जालोर में पड़ती है। और अब सही हमको कैसे क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। अब घटते हुए क्रम में देखिए 933 टाटगढ़,
खो 920, बिलाली 775 और रोजा भाकर 730। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं घटते हुए क्रम में हमारा ये पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो निश्चित रूप से घटते हुए क्रम की जहां तक बात करेगा नहीं होंगे। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा टाटगढ़ 933 अजमेर में स्थित है, खो 920 जयपुर में स्थित है, बिलाली 775 अलवर में स्थित है और रोजा भाकर 730 जालोर में स्थित है। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं आपसे, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यहां बहुत कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। जनरली तारागढ़ बात करते हैं, तारागढ़ की ऊंचाई 870 मीटर है। नाग पहाड़ की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई 795 मीटर है। कमलगढ़ की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। और तोड़गढ़ या मोराइजी की हम बात करते हैं, अभी हमने देखा है 933 मीटर है। देखो चूंकि मध्य अरावली की बात कर रहा है तो हम जानते हैं मध्य अरावली का विस्तार राजस्थान के अजमेर और टोंक जिलों में है। अब यहां हम बात करते हैं तारागढ़ अजमेर में है, नागपहाड़ भी अजमेर में है, कमलगढ़ जो है वो अजमेर में ना होकर उदयपुर में है, मतलब दक्षिणी अरावली में है। और टोटगढ़ जो है ये भी कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। ओवरऑल 3 चोटियां तारागढ़, नागपहाड़ और टोटगढ़ या मोराइजी जो है ये तीनों चोटियां अजमेर में हैं। और इनमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, टोटगढ़ या मोराइजी की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश, वापस ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की लाइफलाइन या राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। यह क्वेश्चन जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूं, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। पहला ऑप्शन है अर्धशुष्क मरुस्थल। बेसिकली हम जानते हैं पश्चिम राजस्थान में ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा कृषि वगैरह नहीं होती, इसलिए इसका कोई विशेष योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो अरावली पर्वतमाला जो है निश्चित रूप से इसमें राजस्थान के अधिकांश खनिज जो है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं और खनिज का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए अरावली पर्वतमाला को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। दूसरी बात, राजस्थान के अधिकांश वन जो है, चूंकि हम जानते हैं राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.57% भूभाग पर वन है, उनमें से अधिकांश जो वन है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में ही मौजूद है। इसके अलावा राजस्थान की जलवायु को कंट्रोल करने का कार्य, यहां तक कि पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक वर्षा का कारण जो है वो भी अरावली पर्वतमाला ही है। ओवरऑल हम कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला का राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, जलवायु के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार जो है पठारी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। और पूर्वी मैदानी भूभाग, हालांकि पूर्वी मैदानी भूभाग में जलोढ़ मिट्टी या सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाए जाने के कारण यहाँ खाद्यान्न की पर्याप्तता है, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी निवास करता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन साबित होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र मतलब हाड़ौती के क्षेत्र की बात कर रहा है, में आदिवासियों द्वारा की गई कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, हम जानते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को या हम कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम कहें कि पूर्वोत्तर जो भारत है उन राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको झूमिंग कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसी कृषि को दिप्पा कहा जाता है। देश की बात करें श्रीलंका में इस कृषि को चैना कहा जाता है। लेकिन हमें बात करनी है अरावली पर्वतीय प्रदेश या राजस्थान के संदर्भ में बात करनी है। राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा, चिमाता या दजिया कहा जाता है। वालरा भी कहा जाता है, चिमाता भी कहा जाता है और दजिया भी कहा जाता है, शुष्क नहीं कहा जाता। लेकिन समस्या यहाँ है, यहाँ तीनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, वालरा भी दिया हुआ है, चिमाता भी दिया हुआ है, दजिया भी दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली आंसर क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में अगर हम देखते हैं
अगर पर्वतीय समतल भूभाग, और पर्वतीय समतल भूभाग को हम बोलते हैं पठार, अगर पर्वतीय समतल भूभाग पर कृषि की जाए तो ये कृषि कहलाती है चिमाता। क्या कहलाती है? चिमाता। और पर्वतीय अगर ढलान पर की जाए, अगर इस प्रकार से पर्वतीय जो ढलान है उस पर ये कृषि की जाए तो ये कहलाती है वालरा। और अगर मैदानी क्षेत्र के जंगलों को काटकर स्थानांतरित कृषि की जाए तो ये कृषि कहलाती है दजिया। क्योंकि हम जानते हैं पर्वतीय समतल भूभाग पर मतलब पठारी क्षेत्र पर की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है, पर्वतीय ढलान पर की जाने वाली कृषि वालरा कहलाती है, और मैदानी भूभागों में की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। क्योंकि हम ये जानते हैं ये है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, क्योंकि ये पूछ रहा है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठारी क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, तो पठारी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि कौन सी है? चिमाता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। इसी क्रम में दोस्तों अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? एक बार क्वेश्चन में वापस पढ़ता हूं। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? दोस्तों हम जानते हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है, उसके बाद शेर है, फिर दिलवाड़ा है, फिर जरगा है। लेकिन वो अब एग्जाम में ना पूछकर ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, चार ऑप्शन में से पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर में पड़ता है जिसकी ऊंचाई 599 मीटर है। सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित चोटी है जिसकी ऊंचाई 938 मीटर है। कुंभलगढ़ जो है राजसमंद में स्थित चोटी है जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। और तारागढ़ जो है वो अजमेर में स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 870 या कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में 873 मीटर आपको मिलेगा। तो चारों ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से असंगत कथन है। देखो अरावली पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन निम्न में से असंगत कथन कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन में पढ़ता हूं, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। देखो दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला है, निश्चित रूप से हम जानते हैं अरावली पर्वतमाला जो है यहाँ स्थित है, और हम ये भी जानते हैं पश्चिम राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं। मरुस्थल का लगातार जो विस्तार हो रहा है पूर्व की ओर हो रहा है। मरुस्थल के पूर्व की ओर इस प्रकार से बढ़ने को हम रेगिस्तान मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान मार्च का तात्पर्य है पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल का लगातार आगे बढ़ना। लेकिन अगर ये अरावली पर्वतमाला नामक दीवार बीच में ना होती तो निश्चित रूप से मरुस्थल फैलकर पूर्वोत्तर राजस्थान में आ जाता। तो हम बिल्कुल ये बात ठीक है कि पूर्ववर्ती विस्तार को अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को क्या करती है? रोकती है। दूसरा है राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान में वर्षा का जो वितरण है वो अरावली से प्रभावित दोस्तों होता है। कैसे होता है? देखो हम जानते हैं ये अरब सागर वाली जो मानसूनी पवनें हैं, इधर से आती हैं अरब सागर वाली मानसूनी पवनें। ये अरब सागर वाली मानसूनी पवनें जो है ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाती हैं, इसलिए अत्यधिक वर्षा कराने में सहायक नहीं होती। जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें जो है वो राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से टकराकर अत्यधिक वर्षा कराने में सहायक है। तो हम कह सकते हैं राजस्थान के वर्षा के वितरण में अरावली पर्वतमाला जो है वर्षा के वितरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। जबकि यहां लिखा हुआ है कि प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब असंगत की बात करेंगे तो बी असंगत होगा। लेकिन आगे ऑप्शंस भी मैं देख लेता हूं। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। दोस्तों अभी मैं इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बात की आपसे कि राजस्थान के अधिकांश खनिज अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए अरावली पर्वतमाला को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो खनिजों के संदर्भ में देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला काफी समृद्ध क्षेत्र है। और लास्ट है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई जो है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में है। दोस्तों हम जानते हैं अरावली पर्वतमाला की प्रमुख ऊंची चोटियां जो है वो सिरोही, उदयपुर इस सेक्शन में है। निश्चित रूप से सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उसके बाद शेर, उसके बाद देलवाड़ा, उसके बाद जरगा, ये सारी कहाँ है? उदयपुर और यहाँ सिरोही में है, मतलब दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में है। तो ये कथन भी क्या है? ठीक है। इनमें से
असंगत कथन की बात करेंगे तो आंसर होगा हमारा बी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पूर्वी मैदानी भूभाग में नहीं आता। देखो ये पूर्वी मैदानी जो भूभाग है, इस पूर्वी मैदानी भूभाग की बात की जाए, हम जानते हैं पूर्वी मैदानी भूभाग जो है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी जो है वो इस प्रकार से बहती है। एक बाणगंगा नदी यहाँ बहती है, एक बनास नदी की हम बात करते हैं, और यहाँ एक और नदी की हम बात करते हैं, वो है माही नदी। माही, उसके बाद बनास, उसके बाद चंबल और उसके बाद बाणगंगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं बाणगंगा, चंबल, बनास और माही एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भूभाग। तो देखो यहाँ चंबल बेसिन मतलब चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र भी पूर्वी मैदानी भूभाग में आता है। माही, मध्य माही बेसिन मतलब माही नदी के इर्द गिर्द का जो भूभाग है वो भी पूर्वी मैदानी भूभाग में हम शामिल करते हैं। बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन जो है अभी मैंने पढ़ा, बाणगंगा बनास बेसिन जो है बाणगंगा और बनास नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है। और लास्ट है काली सिंध परवन बेसिन। देखो काली सिंध और परवन बेसिन जो है वो दक्षिणी पूर्वी हड़ौती के पठार में बहती है, ना कि पूर्वी मैदानी भूभाग में। तो हम कह सकते हैं पूर्वी मैदानी भूभाग में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। ओवरऑल हम आंसर देंगे काली सिंध परवन बेसिन। दोस्तों इसी प्रकार से इसी चैप्टर से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन आपको मेरी बुक बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके में आपको मिलेंगे। दोस्तों आप लगातार इसी प्रकार से मेरे इस चैनल से बने रहिए। मुझे बड़ा खुशी है कि आप काफ़ी सपोर्ट इस चैनल को कर रहे हैं और इसी से आत्म प्रेरित होकर के मैं लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। दोस्तों चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सभी साथियों को आप बताएं ताकि आपकी पढ़ाई में नियमितता रह सके। साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।